पिछले 4.5 साल में 4.5 में बहन जी को फील्ड में बहुत कम देखा गया। यू आर द ओनली वन जिसको ये अथॉरिटी मिली थी टू स्पीक टू मीडिया। नहीं तो आपकी पार्टी में तो किसी को इजाजत नहीं होती है मीडिया से बात करने की। बीजेपी की खुद की रैली तो अब शुरू हुई है। बीजेपी की जो पुरानी रैली थी वो बीजेपी की तो थी नहीं, गवर्नमेंट की रैली थी। गवर्नमेंट के प्रोग्राम, पूरा मशीनरी है, शिलान्यास, उसके नाम से सरकारी खर्चा, सरकारी टेंट, सरकारी गाड़ी, और उसके बाद आपने उसको रैली का नाम दे दिया। वोट वहां आप मांग रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग कोरोना में मरते, लोग भूखों मरते, लोग किसान आत्महत्या करता, किसानों को कुचल के दबाने की जरूरत पड़ती है आपको अगर आप ये सब चीजें कर रहे होते। पंजाब में प्रियंका गांधी जी मौजूद हैं, मौजूदगी में वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों ने आकर के पंजाब को बर्बाद कर दिया। तो क्या बहन जी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जो उन्होंने पार्क्स बनाए और मॉन्यूमेंट्स बनाए वो गलत थे? तो लोगों को ये इंप्रेशन हो गया कि जो बीजेपी को कहा जाता है बसपा को कि बीजेपी की बी टीम बन गई है, क्योंकि उसका अटैक जो है कांग्रेस पे होता है, सपा पे होता है, बीजेपी पे उतना नहीं होता। 100% अच्छा चलिए तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना निश्चित। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम एक खास शख्सियत को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि महज पार्टी के एक लीडर नहीं हैं, ये एकमात्र इस पार्टी के लीडर हैं जिनको अथॉरिटी है बहन मायावती की कि ये मीडिया से इंटरैक्ट कर सकते हैं फ्रीली। और अलावा इसके इनका डिस्टिंक्शन ये है कि ये 2022 के चुनाव में इन्होंने अभी तक 96 मीटिंग्स एड्रेस करी हैं। 96 मीटिंग्स, मतलब कुछ ही दिनों में 100 की सेंचुरी मार लेंगे ये। और जिस तरीके से ये बताया गया है कि, और इसी चैनल में बताया गया है कि मायावती जैसे लीडर्स 100 साल में एक दफ़े पैदा होते हैं, तो सतीश चंद्र मिश्रा जैसे भी लीडर्स जो कि जिन्होंने बड़ी डिफरेंट लाइन लेकर के लीडर बने हैं, बहुत बड़े वकील थे और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए हैं, इनके जैसे लोग भी 100 में एक भी नहीं मिलेंगे आपको। तो सतीश भाई स्वागत है आपका। और बड़ा जब बहुजन समाज पार्टी की बात आती है तो जाहिर है कि जो है पहले बहन जी के अलावा किसी का नाम नहीं लिया जाता था। अब इस खास तौर से इस इलेक्शन में जिस तरीके से आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई, कैंपेन रन करने की थी, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आप ही को पूरा इंटरेस्ट कर दी गई है और बहन जी निकल नहीं रही थी। तो क्या वजह थी कि शुरू में बहन जी बहुत वक्त लगाया उन्होंने? देखिए, एक तो हम पहले करेक्शन थोड़ा सा आपको ये कर दें कि 96 मीटिंग हमने जो की थी वो 3 जनवरी को थी, और 3 जनवरी के बाद हमने करीब 11 मीटिंग्स और करी हैं। तो अब तो मीटिंग्स में सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि 96 उसके पहले तक का था। जहाँ तक आपने कहा है कि बहन जी का, और ये कि हमको, देखिए फैक्ट ये है कि हम ही नहीं, हमारे पार्टी के और भी नेतागण हैं जो MP हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। अगर देखें, अभी हम लोग 2 दिन पहले की बात है, हम लोग पूरी मीटिंग्स का एक बना रहे थे रिकॉर्ड कि कितनी मीटिंग्स और कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। तो हम लोगों ने ये पाया कि हमारी मीटिंग्स को अगर आप छोड़ दीजिए, जो हम लोगों ने हमने तभी तक का लिया था जब हमारी 96 मीटिंग हुई थी, तो लगभग 462 मीटिंग्स बहुजन समाज सब मिला करके हुई हैं, और जो कि ओपन पब्लिक बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। जहाँ तक माननीय बहन जी का सवाल उठता है, तो बहन जी का तो आप देखिए ऐसा है ना, अब की बार आई डोंट नो व्हाई ये अब की बार ये हर मीडिया में हर व्यक्ति के ये कि बहन जी कहाँ है, बहन जी क्यों नहीं? उसका देखिए कारण है कि पिछले 4.5 साल में बहन जी को फील्ड में बहुत कम देखा गया, जबकि वो ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले। 4.5 साल में आप 2 साल तो निकाल दिए कोरोना में, ठीक है, आज पूरे 2 साल का एनिवर्सरी सेकेंड है, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। उस 2 साल के पहले का है 2019 का चुनाव आया, उसके पहले 2017 का चुनाव हुआ है। 17 के चुनाव में जिस पैटर्न में अभी बहन जी निकली हैं मीटिंग कर रही, इस तरह से उन्होंने तब भी मीटिंग की थी।
हम खाली इतना बताना चाहते हैं, रिमाइंड करना चाहते हैं, जैसा कि सबको हम आजकल हमने बताया, जिसने हमसे प्रश्न किया, हमने कहा बहन जी हमेशा से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपके पास तो सब रिकॉर्ड मिल जाएगा यूट्यूब में भी हर जगह, कि बहन जी ने हमेशा चुनाव जो भी, चाहे नेशनल चुनाव हो रहा हो, पार्लियामेंट का हो रहा हो, असेंबली का हो, उन्होंने हमेशा एक बड़ी मीटिंग या 2 मीटिंग उन्होंने करी बिफोर द इलेक्शंस, अनाउंसमेंट्स, और उसके बाद उन्होंने हमेशा फिर अपना जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके विद इन अ वीक, क्योंकि एक हफ्ता मीटिंग्स को फिक्स करने में कि कौन सा पहला फेज़ है, कौन सा दूसरा फेज़ है, ये देखते हुए उन्होंने हमेशा फिर कंटिन्यूअस मीटिंग्स की टिल द इलेक्शन। नहीं, अब की तो इलेक्शन डिक्लेरेशन के बाद भी बहुत दिन बाद निकली हैं। इलेक्शन डिक्लेरेशन जैसे ही हुआ उसके विद इन अ वीक, एक हफ्ता बस खाली हम लोगों ने लिया, बहन जी ने लिया अपना कि कैसे, कौन सा फर्स्ट फेज़ है, कौन सा सेकेंड फेज़ है, और अब तक तो आधे दर्जन मीटिंग हो चुकी है उनकी। लेकिन उन्होंने जैसे जिस पैटर्न में, और अब की बार भी राइट अप टू लास्ट डेट, जितना इसमें उत्तराखंड भी किया, पंजाब भी किया, यूपी का अलग है क्योंकि चुनाव तीनों जगह है, तो उन्होंने वहाँ की भी मीटिंग करी, उत्तराखंड की भी की, और यूपी में उन्होंने जितनी मीटिंग्स, यूपी में आज जैसे 16 फरवरी है, कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं? आज लखनऊ में तो मीटिंग हुई है बढ़िया, लेकिन टोटल अभी तक 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और जब से स्टार्ट हुआ फर्स्ट फेज, उसके बाद से तो फेज वाइज, जैसे अब कल भी मीटिंग है। बट आम धारणा ये बन गई कि लोग ये मानने लगे कि मायावती वॉक ओवर दे रही हैं। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, आप देखिए बहन जी का क्या है, मायावती जी का क्या है कि वो कभी वॉक ओवर तो देने का सवाल किसी को नहीं उठता। लोग परेशान इसी बात में होते हैं, ये कहाँ से एकदम से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। देखिए, अब आज लखनऊ की बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी लखनऊ में। कल जो है बांदा में है, उसके बाद झांसी में, उसके बाद और आगे वाराणसी साइड में, बुंदेलखंड में, हर मतलब अलग अलग उसमें मीटिंग्स हैं। लेकिन इसके पहले आप ये भी तो देखिए, तो अब आप इंडिपेंडेंटली मीटिंग्स कर रहे हैं, अब पहले आप यूजुअली साथ में रहते थे उनके जो बड़ी मीटिंग्स होती। सही है। देखिए, अब की बार क्या आपको देखिए, हमने एक जॉइंट मीटिंग कब की, हमने जब 7 सितंबर को हमने 75 जिले कंप्लीट किए, 74, 75th मीटिंग जो हमारी थी, इसी प्रकार से 2007 में, इसी प्रकार से 2017 में हुआ था कि हमने जब पूरी अपनी ब्राह्मण समाज की प्रबुद्ध सम्मेलन किए, लास्ट मीटिंग में हमने बहन जी को एज चीफ गेस्ट बुलाया। अब की बार भी 7 सितंबर को हमारी लास्ट मीटिंग थी लखनऊ में, जिसमें लगभग 25,000 लोग आए थे, और उसको बहन जी ने एड्रेस किया, वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जिसमें 90% ब्राह्मण समाज थे। देखिए, शुरू में जब आपको पार्टी से जोड़ा था उन्होंने, और मुझे याद है कि और तब पहली बार बहुजन समाज पार्टी अपने दलितों के कोकून से निकल करके, कोकून से मैं कहूँगा, पहली भी जो भाईचारा बनाते हुए, तो वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था सोशल इंजीनियरिंग का, जो बड़ी सक्सेसफुली वर्क किया, और वो सहरा आपके सर बंधा कि ब्राह्मण्स को आपने। देखिए, आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद है, और हम खाली अब की बार इतना बता दें कि एक मीटिंग बहन जी ने 9 अक्टूबर को भी की। 9 अक्टूबर को जो मानवर काशीराम जी के स्मारक में थी, उसमें 5 लाख आदमी था, 5 लाख पीपल वर देयर इन लखनऊ, और जिसको कि उन्होंने एड्रेस किया, मीडिया ने सब कवर भी किया था। लेकिन जहाँ तक आपने वो वाली बात कही कि भाईचारा वाली, वो वाली, तो आपको तो इसलिए भी अच्छी तरह से याद है कि आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 2005 हमने जब स्टार्ट किया था, और सबसे पहला इंटरव्यू हमने आपको दिया था। आपने हमको बुला करके कहा कि नहीं, आपको इसमें बात करनी है, और आपने की थी लंबी सी बातचीत, और आपने कहीं हमको सजेशंस भी दिए थे उसके बाद। नहीं, मुझे याद है क्योंकि उस टाइम पे भी यू आर द ओनली वन जिसको ये अथॉरिटी मिली थी टू स्पीक टू मीडिया। नहीं तो आपकी पार्टी में तो किसी को इजाजत नहीं होती है मीडिया से बात करने की। ऐसा नहीं है। देखिए, इतने लोग आजकल बोल रहे हैं, हम लोगों ने ये शिकायत थी, तो आपने देखा कि कितने प्रवक्ता हम लोगों ने बनाए, और पूरे आजकल हर चैनल में बैठते भी हैं। और सीमा कुशवाहा जी को भी, जो कि एक आपको तो मालूम है उनकी बैकग्राउंड, उन्होंने तो उनको सजा दिलवाई थी चारों कन्विक्ट्स को दिल्ली वाले में। आज भी हमारे साथ, हमारी आज रैली थी वहाँ पर इटावा में। लेकिन ये एक चीज़ बताइए सतीश भाई कि अब आपको इतने साल हो गए ये एक्टिव राजनीति में, मायावती जी में जैसे क्या चेंज आया है, आपको क्या लगता है इतने सालों में उनको क्या चेंज आया है? देखिए, हमने देखा कि जहाँ तक वर्क है, आई कैन ईजिली यूज दिस वर्ड कि वर्क अल्कोहलिक है। अच्छा, हाँ, शी इज़ अ वर्क अल्कोहलिक। और उनको काम, जिस समय काम की बात है, काम उनको है,
उस समय ना उनको दिन ना रात ना कुछ, उनको काम फिर काम ही है। जैसे पिछले 1 वर्षों से हम देख रहे हैं, हम पर्सनली देख रहे हैं, वो जनवरी में लखनऊ आई थी अपनी बर्थडे के बाद, 16 या 17 तारीख को जनवरी में आई थी 2022 में, आज 21 में 2022 है, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली गई जब उनकी मदर की डेथ हुई, जस्ट फॉर 2 days, and she has been staying in Lucknow ever since then, and she has been literally working for 18 hours a day, only up to going and moving up to the root level at the base level। कौन सा लेवल? जो कि बूथ लेवल तक का उन्होंने तैयारी करके और किस तरह से मजबूती करनी है पार्टी को, उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस 1 साल में इतना रिवैम्प किया, इतना उसको बढ़ा लिया जितना कि जैसे और यही स्टाइल उनकी पहले भी थी। नहीं, बट इतना साइलेंटली क्यों? क्योंकि इससे ये एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया लोगों के बीच में कुछ नहीं कर रही, कि बहन जी कुछ नहीं कर रही। हाँ देखिए, साइलेंटली की बात यह है कि अब जैसे कि मान लीजिए हम अपने रेजिडेंस में जो हमारा पार्टी का ऑफिस बना हुआ है, हम पिछले 1.5 साल से हमने कम से कम 100 मीटिंग करी। 1.5 साल में 100 मीटिंग, इस अकेले यहाँ की ड्यूरिंग कोरोना पीक। लेकिन हर जिले के लोग आते थे, हर जिले के लोगों बैठक करते थे। इसी प्रकार से बहन जी ने भी की, और अपने यहाँ ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पार्टी के लोग उनको बुला करके अलग अलग जगह के, खाली जिले के नहीं, विधानसभा लेवल के नहीं, बूथ लेवल के लोगों को बुला करके उनसे बात करना, अलग अलग भाईचारा के बारे में भी, कैसे सबको लेके चलना है, ऑल कास्ट टुगेदर। दैट इज फाइन, अब आप बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि तो फिर ऐसा इंप्रेशन क्यों इनके बारे में बन गया कि इस चुनाव में वो प्लेयर है ही नहीं? नहीं, ये तो देखिए ऑपोजिशन की चाल, ये तो हम खाली कह सकते हैं ऑपोजिशन की चाल। उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया अयोध्या से 23 जुलाई, दैट वाज द डेट, 23 जुलाई पे कोरोना चल रहा था, और एक भी व्यक्ति, एक भी पार्टी पब्लिक रैली नहीं कर रही थी, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रही थी। हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली मीटिंग करी, और वो भी किसके कहने से की? बहन जी कहने से। उन्होंने कहा कि अब आप अगर निकल सकते हैं आप निकलिए, हाँ आप निकलिए। तो हम निकले और हमने वहाँ से शुरुआत की। तो उस समय तो कोई पार्टी नहीं थी। उसके बाद ये पीछे दौड़े हमारे, इन्होंने कहा कि नहीं हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। बीजेपी ने भी कहा, सापा ने भी कहा, दोनों ने 5-6 करी, उसके बाद बैठ गए। उसके बाद जब अभी इन लोगों ने शुरू किया अपने सरकारी कार्यक्रम, सरकारी, देखिए एक आप इस एस्पेक्ट को कभी आप लोग देखा, बीजेपी की कितनी रैली हुई, बीजेपी की खुद की रैली तो अब शुरू हुई है। बीजेपी की जो पुरानी रैली थी वो बीजेपी की तो थी नहीं, गवर्नमेंट की रैली थी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम, गवर्नमेंट का शिलान्यास, उसके नाम से सरकारी खर्चा, सरकारी टेंट, सरकारी गाड़ी, और उसके बाद आपने उसको रैली का नाम दे दिया। अब वोट वहां आप मांग रहे हैं, जबकि दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, नॉट जस्टिफाइड, कि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं पब्लिक का और पैसा पब्लिक एक्सचेकर का, और आप वहां पर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट। पर बहन जी, लेकिन देखिए ये तो सारी पार्टीज करती हैं। अब बीजेपी ने भी जो है, जो ये एक फ्री राशन, ये तो सब घोषण वोट की वजह से करा है। किसका कौन दे रहा राशन? देखा जाए तो यही तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है, मीडिया की ड्यूटी बनती है, जो जागरूक मीडिया की, खुलासा ये भी तो करे कि ये किसका पैसा है। देखिए अगर बीजेपी, हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना बोरा जो बांट रही 5 किलो का, उसमें फोटो लगा रही है, बीजेपी पास साधन है, पार्टी के स्तर से भी कर सकते नहीं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री का लगा रहे हैं, और फिर बांट रहे हैं लोगों को, तो ये बीजेपी अपने पैसे से करती, अपने, उनके पास फंड्स की कमी तो है नहीं, उनके पास तो हजारों करोड़ रुपया हर साल ऑफिशियली पैसा आ रहा, जो बाकी है वो अलग है। तो इनको अगर आप उसमें बांटते तो आप अपनी पीठ थपथपाते। लेकिन आप ये कहें कि हमने तो शरद प्रधान जी से, एस सी मिश्रा जी से उनका टैक्स का पैसा लिया है और वो टैक्स हमारे पास है, उस पैसे का हम इस्तेमाल करके ये वोट के लिए बांट रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। आज सोचिए ये स्टेट आ गई है, बल्कि मैं आपसे एज ए लॉयर भी जानना चाहूँगा कि कहाँ तक करेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में मीडिया ने एक जार्गन कॉइन कर दिया है लाभार्थी, और लाभार्थी एक वोट बैंक बन गया है, और बीजेपी बड़ी शान से कहती है कि लाभार्थियों को का वोट हमें मिलेगा। नहीं, आप ये क्या उचित है? एब्सोल्युटली इलीगल। ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए इसको, कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पर, उनकी तो ड्यूटी है कि टू सी अंडर आर्टिकल 324 कि आप जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर की मिल रही है और किसी को अनड्यू एडवांटेज आप नहीं दे रहे। यहाँ तो स्ट्रेट अवे
गवर्नमेंट अपने फंड का इस्तेमाल करके पैसा, जो कहते हैं कि हम पब्लिक वेलफेयर, ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये आपने जो परफॉर्म बल्कि नहीं किया। वरना लोग लाखों की संख्या में लोग कोरोना में मरते, लोग भूखों मरते, लोग किसान आत्महत्या करता, किसानों को कुचल के दबाने की जरूरत पड़ती है आपको, अगर आप ये सब चीजें कर रहे होते तो। लेकिन ये ना करके आप पहले डोल दीजिए और आप कहिए कि हम मोबाइल फोन 4000 का दे रहे हैं, और उसके बाद कहिए कि ये लाभार्थी है, तो एक तरह से आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं, उस वोटर की भी इंसल्ट कर रहे हैं। वो वोटर को आप बता रहे हैं कि अरे आप तो लाभार्थी हो, और लाभार्थी हो इसलिए आप हमको वोट दे दो। तो क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई इलेक्शन कमीशन, हम देखिए इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने इस बात के लिए बराबर कहा, हम लोगों ने नहीं पहले लिखित भी दिया, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उसमें हम लोग चुनाव लगता है आज की डेट में इलेक्शन कमीशन भी टोटली। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम ये जरूर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी चीज है जिसको कि अपनी साख हमेशा बचा के रखनी पड़ती है, और बचा के रखनी चाहिए, लाइक विडो, बिल्कुल उस तरीके से कि आपकी किसी भी तरह से आपके ऊपर धब्बा ना पड़े, उनको ये देखना चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो या इस तरह का काम हो, या वो पब्लिक फंड का इस्तेमाल करके और पब्लिक फंड के बेसिस में आप जो हैं ये लाभार्थी क्रिएट करके और फिर कहिए आप हमको वोट दे दीजिए। आप जो ये सारी स्कीम्स चलाने का बात करते हैं कि हमने तो ये माफ़ीनामा दे दिया, हमने 500 रुपये महीना किसान को। 500 रुपये महीने में क्या किसान जिंदा रहेगा? किसान कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली? 6,000 साल और 500 रुपया महीना, तो 500 रुपया महीना आप किसान को दे रहे हो, कह रहे हो कि हम आपको जिंदा रख रहे हैं। 500 रुपए महीने में कोई जिंदा रह सकता है? तो ये तो खाली एक किसान सम्मान निधि, हाँ, तो इसको सम्मान है, ये 500 रुपए में सम्मान है। किसान को तो आपने कहा था हम आपकी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, कर देते, सम्मान हो जाता। देखिए बहन जी ने, इन्होंने तो खाली वोट के लिए कहा हम 2 गुना करेंगे और किया नहीं। लेकिन बहन जी ने तो 125 रुपए क्विंटल था 2007 में, आप उठा के देख लीजिए गन्ने का मूल्य, बहन जी ने उसको 250 रुपए किया। तो ये करने की बात होती है, डबल ये होता है। हाउ यू आर वर्किंग। अब ये इनके यहाँ खाली दिखावे की, देखिए न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट 500 रुपए करोड़ खर्च करके न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर में हर महीने करिए, तो 20,000 करोड़ रुपए तो आपने खाली इस बात के लिए खर्च कर दिए कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक को बताने के लिए, अपनी पीठ। अगर यही रुपया आपने, अगर कोरोना के दौरान आपने बसें लगाई, अभी आपने सरकारी बसें इस्तेमाल किया अपने मीटिंग्स के लिए, यही बसें अगर हजारों की संख्या में जो आपने लगाई, ये अगर आपने तब लगा दिया होता तो लोग सड़कों में मरते, लोग 500-500 किलोमीटर। लेकिन आपने देखा लेटेस्ट तो प्रधानमंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है कि माइग्रेटरी लेबर, लॉकडाउन इन्होंने डिक्लेयर किया और कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि माइग्रेटरी लेबर गया तो इस वजह से फैला कोरोना। देखिए मतलब कोरोना के लिए भी दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, वो नहीं है। हाँ, यही कह रहे हैं कि आप अहमदाबाद की बात नहीं करेंगे जो फंक्शन किया था कोरोना के दौरान में। लेकिन क्या है कि आप कांग्रेस को भी नहीं कह सकते कुछ। आपने कांग्रेस को देखा, आज का स्टेटमेंट आपने देखा जो पंजाब में दिया। पंजाब में प्रियंका गांधी जी मौजूद हैं, मौजूदगी में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों ने आकर के पंजाब को बर्बाद कर दिया। तो आप उनसे काम लेते हो, काम, और उनकी रोजगार भी, पूरा पैसा भी नहीं देते हो, और उनको मजबूरी में, चूंकि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको पलायन करना पड़ता है। और यही तो अब की बार देखिए, आपने सुना होगा 9 अक्टूबर को बहन जी ने अपनी बात क्या कही। उन्होंने कहा अब की बार ना हमको कोई पार्क बनाने, ना हमको जो सम्मान देना था हमने दे दिया और कर लिया। उन्होंने ये बात 7 सितंबर को कही थी, और 9 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि अब की मेरी जब सरकार बनेगी तो मेरा पहला जो वर्क होगा, काम होगा, वो होगा उस उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करना, जिससे कि लोगों को पलायन न करना पड़े, इस तरह की बेइज्जती ना हो कि कहीं महाराष्ट्र में पिट रहे हैं, कहीं पंजाब में पिट रहे हैं, जहां इन लोगों की सरकारें हैं, और पीट करके आप उनको भेज देते हो। तो क्या बहन जी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि जो उन्होंने पार्क्स बनाए और मॉन्यूमेंट्स बनाए वो गलत थे? नहीं, उन्होंने कहा कि हम सम्मान हमें देना था। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें जो, उन्होंने कहा कि हमें जो भी हमारा एजेंडा था, इनको हमारे जितने संत गुरु हैं, जितने लोगों ने बैकवर्ड्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और इनके लिए काम किया, और जिन्होंने उनको लाइवलीहुड के लिए किया, इन सब लोगों के सम्मान के लिए हमको जो बनाना था
और जो ये सब चीज़ें बनानी थी, मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनाने थे, जिससे उस कैटेगरी के लोग भी अपने को एलिवेटेड फील कर सकें, तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया पिछली सरकार। ये उन्होंने कहा मैंने पिछली सरकार में कर दिया और सामने खुल के किया। लेकिन अब चूंकि हम कर चुके हैं वो, अब हमको ऐसा नहीं कि पिछले में क्या विकास नहीं किया। पिछले में 29,500 प्राइमरी स्कूल खोले, किसने खोले? बहन जी ने खोले, किसी ने खोले। 23 जिले बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है 23 डिस्ट्रिक्ट्स बाय बहन जी। और 23 जिले जब बनते हैं तो सारा समग्र विकास होता है। 5,000, हाँ, पहले 52 जिले हुआ करते थे, उन्हीं के टाइम में 75 हुए। जूनियर हाई स्कूल बनाए उन्होंने आधा दर्जन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई, ब्लाइंड्स के लिए, हैंडीकैप्स के लिए बनाई, जो कि वर्ल्ड में अपनी अकेले आप यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से। उन्होंने नोएडा बनाई, उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने 6,500 मेगावाट से जो पावर, पहला एक्सप्रेसवे उन्हीं के टाइम में बना है, पहला जो दिल्ली से आगरा, पूरे कंट्री का पहला एक्सप्रेसवे। और वहाँ रेस कोर्स बना, जेवर एयरपोर्ट के लिए पूरी एक्टिविटी हो गई, तब जाके PIL और पत्थर लगा दिया। और उसके बाद जाकर के इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे, मैंने ये चीज पॉइंट आउट करी कि गंगा एक्सप्रेसवे मैंने वो पत्थर देखा बहन जी का लगा हुआ बलिया में, तो लेकिन क्रेडिट तो ये ले जा रहे। बता तो रहे, हम लोगों ने यहाँ से लेके वहां तक पूरे योजना बना करके, DPR बना करके एक्टिविटी शुरू कर दी, एक्विजिशन शुरू कर दिया। तब यही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने एक्टिविस्ट बन करके PIL फाइल की थी। और PIL फाइल करके इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं साहब, गंगा किनारे नहीं बन सकती एक्सप्रेसवे। आज बना रहे हैं। और वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था, 1000 किलोमीटर का, अप टू बलिया, नोएडा टू बलिया, ये नोएडा टू बनारस ले नदी के किनारे मैंने पत्थर देखा है, बलिया में लगा हुआ तब का, तो उसी बगल में अपना लगा दिया लाके। तो ये देखिए क्या सोच की बात है। 6,500 मेगावाट से बिजली, आप 17 साल से कोई कारखाना बिजली का नहीं लगा था। उसके पहले जब हम सरकार में आए थे, हमें याद है बहन जी ने मीटिंग बुलाई तो हमें भी सरप्राइज हुआ। उन्होंने कहा कि 6,500 मेगावाट की प्रोडक्शन हो रही है, 17 ईयर्स से एक भी कारखाना नहीं लगा। 1 दर्जन कारखाने लगाने की योजना बनाई, 6 तो लग गए और 13,500 पहुंचा भी दिया था अपने रिजीम में। ये देखिए फर्क यही है, ये लोग आते हैं, पत्थर लगाते हैं 5वें साल, बहन जी स्टार्ट करती हैं वेरी फर्स्ट ईयर। अब इन्होंने डंका पीटा कि हम बनारस कर रहे हैं, अयोध्या कर रहे हैं, मथुरा में पहुंचे, लेकिन काम किसने किया? वृंदावन जाके देखिए। हम तो चूंकि हमारी जिम्मेदारी में था तो हम तो इसीलिए डंके की चोट में बता सकते हैं, 550 करोड़ रुपया खर्च करके और पूरा वृंदावन समग्र विकास किया। वहां सीवर लाइन नहीं थी, आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये उनके टाइम में बनी सीवर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, सब डाली, पूरा परिक्रमा 29 किलोमीटर का वो बनाने का काम। लेकिन ये तो इनके हिंदुत्व के एजेंडा का पार्ट है, उसमें उनका एक्सक्लूसिव, वो समझते हैं कि उनका एक्सक्लूसिव राइट, तो इसीलिए करा क्या। लेकिन हमने वहाँ पर वृद्धा आश्रम दिया, हमने वहाँ बिजली घर बनाया, वहाँ बस अड्डा बनाया, वहाँ का मेला घोषित किया, पूरी सड़कें चौड़ीकरण किया। तो हम लोगों ने खाली फर्क देखिए इतना है, ये हिंदुत्व के एजेंडा की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो भगवान राम के नाम पे और भगवान और कृष्ण के नाम, इनके नाम पे वोट लेते हैं। हम उनको एक हाथ में रखते हैं, कहते हैं वोट दे दो इनके नाम पे, दूसरे हाथ से कहते हैं। हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं उसको आस्था के स्थान जो है किसी के भी हों, उसका समग्र विकास किया। विठूर कभी देखिए, आपने एक चीज कभी नोटिस नहीं की, बीजेपी वाले हमेशा राम का नाम लेते हैं, सीता का नहीं लेते हैं। ये कभी आप नोटिस करिए, कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको महिलाओं से पता नहीं क्या दिक्कत है। वरना हर 2 घंटे में आज के रोज बलात्कार NCRB रिपोर्ट कह रही है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में ना तो एक दंगा हुआ, ना कोई कोरोना से मरा ऑक्सीजन की कमी से, बताइए, ना कोई महिला इतनी सुरक्षित है कि राम राज आ गया। हर 2 घंटे में इनकी खुद की रिपोर्ट कहती है एक महिला के साथ में बलात्कार दुराचार होता है। महिला को ये मिट्टी के तेल से जलवा देते हैं, जिसके साथ बलात्कार होता है रात के 2:30 बजे। एक महिला को, रेणु शर्मा को जेल के अंदर बेल हो गई, उसके बाद भी 15 दिन नहीं आने दिया हाथरस में, वो वहीं पर मर गई। एक महिला अभी समाजवादी पार्टी के मंत्री की उसने फेंक दिया उन्नाव में, तो वो जमीन के अंदर। अच्छा, ताज्जुब ये है कि उस मामले में योगी आदित्यनाथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि क्या है कि देखिए आपने देखा कि, और वो जो विकास दुबे वाला केस था, उसके किसी आदमी की जो लड़की जिससे शादी हुए 2 दिन, हाँ, खुशी दुबे, आप देखिए खुशी दुबे की शादी, हम चूंकि पूरा प्रकरण हमारी नॉलेज में है, 30 तारीख को शादी होती है और 2 तारीख को आप उसको उठा ले जाते हैं वहां से, और वो वहां की उसके ऊपर जिले की, उसको चार्ज क्या उसके अगेंस्ट बनाया तक नहीं है। हमने FIR कई बार पढ़ने की कोशिश की, बार
आज मैंने पढ़ा कि आप एज ए लॉयर आपने कहा है कि मैं केस उसका केस लड़ूं। लॉयर हमने उनको इन्वॉल्व भी किया साथ में, जिन्होंने ये मुकदमा किया था दरदगी वाला, दिल्ली वाला, सीमा कुशवाहा जी भी हैं। अभी उन्नाव वाली जो महिला है उसमें भी हम लोगों ने, सीमा कुशवाहा जी गई थी 2 दिन पहले हमारी तरफ से, हम लोग तरफ से, और वो उनकी भी मदद करेंगे, उस फैमिली की पूरी करेंगे। वो लोग मिलने भी आए थे बहन जी से। और इसमें खुशी दुबे वाले में तो शॉकिंग मटेरियल है रिकॉर्ड में। वो उसकी बेल ना होने पाए, आज 19 महीने हो गए और जेल में, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। 19 महीने से जेल में है। 4 महीने में मर्डर कन्विक्ट, जो मर्डर का अक्यूज है, उसको बेल हो जाती है, और उसको 19 महीने से नहीं हो रही। 16.5 साल की लड़की 1 दिन पहले शादी होके गई थी। और क्या उसमें मैनिपुलेशन है कि मैनिपुलेट ये किया हाई कोर्ट के सामने बेल रिजेक्ट कराने के लिए कि सुप्रिंटेंडेंट, जो कि जहां पर उसको बंद कर रखा है बच्चों के उसमें, बाराबंकी में 37 लड़कियां बंद हैं 2 कमरों में, उनसे लिखवाया भी नहीं, ओरली कहा, और ओरली लिखवा सुप्रिंटेंडेंट ये लिख के वहाँ दरखास्त देती कि ये 36 लड़कियां जो रह रही हैं 2 कमरों में, इसके अलावा वो कह रही हैं कि ये कहती है, हमको धमकी देती, जिस दिन हम बेल हो जाएगी, हम बाहर हो जाएंगे, तो हम इस प्रदेश के सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। दिस इज मेंशन इन द ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट स्टेट वी आर लिविंग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तभी तो हम लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसे चलता है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है। दिखा दिया बहन जी ने कि हमारा अपना और पराया नहीं होता अगर कोई बदमाश। ये तो हमने देखा है गांव-गांव में पार्लियामेंट को कई लोग बोलते हैं कि साहब कानून व्यवस्था बहन जी के टाइम में बहुत। देखिए ऐसे नहीं बन पाती कानून व्यवस्था कि ये मेरे अपने, छोड़ दो इनको, अरे ये तो अपने। बहन जी ने, ये बताइए सतीश भाई, आपको याद होगा क्या वजह है? 1 हफ्ते पुरानी सरकार थी, 10 दिन पुरानी, और मैं तो चूंकि खुद बैठा था उसमें माल एवेन्यू में, और मेरे सामने सारा किस्सा हुआ था। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ गरीबों की झोपड़ियां उखाड़ दी थी कि अब तो मेरी सरकार हो गई, अब क्या है। हाँ, उनको बुलाया घर, और घर बुला करके वहीं से हथकड़ी लगा के 5 साल जेल में रखा। याद है मुझे। ऐसे नहीं लोग, वो तो पहला केस था कि जिसमें पार्टी के लीडर ने अपने ही पार्टी के सिटिंग एमपी को अरेस्ट करा क्योंकि गुंडागर्दी कर रहा था। बिल्कुल, ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता। मिनिस्टर को आपने भेजा था, एक और का था, मैं उसको मिनिस्टर को भेज दिया था अंदर कि अगर जरा सा महिला के बारे में तो लेकिन ये बताइए, इतनी सारी चीजें हैं जो आप अभी बोल रहे हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में आपकी पार्टी की तरफ से बीजेपी की खिलाफत इन चीजों पे नहीं होती है? नहीं, हम तो सब जगह कर रहे हैं। और तो लोगों को ये इंप्रेशन हो गया कि ये जो बीजेपी को कहा जाता है बसपा को कि बीजेपी की बी टीम बन गई है, क्योंकि उसका अटैक जो है कांग्रेस पे होता है, सपा पे होता है, बीजेपी पे उतना नहीं होता। ये भी गलत है। देखिए आप हमारी 23 जुलाई से लेकर के 96 मीटिंगों को सुन लीजिए, उसके बाद वाली भी सुन लीजिएगा। बहन जी की भी जितने अटैक्स, जितनी उन्होंने प्रेस की हैं, जो भी करा सुन लीजिएगा। और खुल करके अटैक हमने, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने पब्लिक रैली में की हैं और पब्लिक मीटिंग्स में की हैं, और बहन जी ने भी की हैं। और बहन जी ने बराबर कहा, आज भी, कल भी उन्होंने कहा, परसों भी कहा, आज भी कहा, और खुल करके इनके खिलाफ बोला। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कानून चलता, ऐसे नहीं कानून कि आप बुलडोजर दिखा के धमकी दे दो खाली, और कानून द्वारा कानून राज चलाना है तो सीखो, देखो कैसे कर। हमने भी किया था। अयोध्या का जजमेंट हुआ था, अयोध्या का जजमेंट जब हुआ था तो पूरे देश में कर्फ्यू लग गया था, और बहन जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि लगने दो कर्फ्यू पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू छोड़ो, हम जो बच्चों के स्कूल हैं वो भी नहीं बंद होने देंगे, क्योंकि अगर हम कानून हम नहीं संभाल सकते तो बेकार है चीफ मिनिस्टर बने रहना, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए पब्लिसिटी वाली बात कि अब बातें सबको ही मालूम है, हम और सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, सब रिकॉर्ड में भी हैं। लेकिन जो ये समाजवादी पार्टी हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हुई, इनका खाली काम ये है कि जैसा हमने कहा ना, 500 करोड़ रुपया खर्चा करो एडवर्टिजमेंट में और बोलो अपने बारे में, जो नहीं किया वो भी बोलो। लेकिन इसका प्रचार, आप सही कहते हैं कि प्रचार जो होना चाहिए उतना वो नहीं हुआ कि बहन जी ने क्या क्या किया। बहन जी ने, आपको लगता है कि सब मीडिया भी बायस्ड मीडिया, सब लोग जानते हैं कि बायस्ड मीडिया तो देखिए मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे, बहन जी भी कहती हैं कि, और ये बात सही है कि देखिए प्रेजुडिसेस जो बने हुए हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाते हैं। ये प्रेजुडिस जो है बहुत बड़ा प्रेजुडिस है कि कैसे एक दलित महिला
जो कि किस लेवल से कहाँ से, देखिए है कि कैसे कहाँ से किस लेवल से उठ करके आ करके इस स्थान पर पहुंची, क्यों पहुंची, ये एक है, क्यों पहुंच गई। नहीं तो इसकी तो मीडिया ने बहुत तारीफ करी है हमेशा। तो देखिए कहने का बात, तारीफ की तो ये है कि ये कहना देखिए वहां से उठ के आ गई, इतनी बड़ी बात है। लेकिन ये प्रेजुडिस्ड कि आज ये रूलर हैं, आज ये रूल कर रही हैं और इतना इफेक्टिव रूल कर रही हैं कि हम लोगों को भी रास्ता दिखा रही हैं, तो ये प्रेजुडिस्ड तो माइंड में अभी देखिए गया नहीं। इट विल टेक सम मोर टाइम। हमने कोशिश की, हमने जिसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया, क्या दिया गया, पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हमने इसी प्रेजुडिस को लेकर के जब 2007 के पहले हम, लेकिन ये बताइए 2007 में आपने ब्राह्मण्स को जोड़ा पार्टी से, पार्टी अपनी स्टीम पे पावर में आई फर्स्ट टाइम, उससे पहले बीजेपी के सपोर्ट से चलते थे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद पावर से 2012 में हटने के बाद क्या ये सब डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है? नहीं, क्योंकि बीएसपी के बारे में ये समझा जाता है जब तक पावर में रहती है तो सब अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद लोग बिखरने लगते हैं। देखिए ये नहीं, देखिए ये तो देखिए सब जगह होता है। आप देख रहे हैं कि आजकल मुख्यमंत्री जी को पता लग गया, सबको जा रहे हैं, तो किस तरीके से हो रहा है। आज आपने देखा जो रैली जो थी अभी तक हो रही थी, जब सरकारी थी, वो देख रही थी। अभी लगातार 3-4 रैलीज की जो फोटोएं चल रही हैं, दिख रही हैं, और मुख्यमंत्री जी स्टेज में डांट रहे हैं और लोगों को डांट रहे हैं कि ये क्या है, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो ये तो अब होना ही होना है, क्योंकि अब वो दबाव तो खत्म हो गया। अब तो लोग समझ रहे हैं कि अब वो स्टेज गई। लेकिन क्या है कि देखिए, तो आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पार्टी जा रही है? नहीं, योगी आदित्यनाथ का जाना अलग बात है, ये तो बीजेपी वाले। देखिए पार्टी आ रही है, देखिए पार्टी किस बेसिस में रहेगी। अगर कोई एक काम तो बता दे, कौन उनसे खुश है? महिलाएं दुखी हैं, बेरोजगार लोग, उनको आपने कह दिया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, सब चीजें बेच दी आपने। पब्लिक, आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, खाली हमारा घर थोड़ी ना हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब भी अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ही ने पैसा दिया, टैक्स दिया है, और टैक्स दे करके जितने सार्वजनिक। देखिए योगी आदित्यनाथ तो अपना रोज डंका पीटते हैं, आप देखिए टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, कि महिला इससे ज्यादा कभी सुरक्षित रही नहीं। आप देखिए वो कहते हैं कि इससे ज्यादा विकास कभी हुआ नहीं। अब क्या विकास हुआ? ये विकास तो हमने जैसा कि कहा ना, खाली अखबारों में हुआ है और या टीवी के विज्ञापनों में हुआ है, और कहीं तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। आप कहते हैं हमने सड़क बनाई, हमने ये बनाया, पूर्वांचल बनाया, अरे ये सब तो केंद्र की सरकार का प्रोजेक्ट, और ये अगर बनाया है तो ये तो केंद्र को जिम्मेदारी है बनाना, उनको बनानी चाहिए। हम लोगों ने तो जो बनाया था अपने बेसिस बनाया था, अपने उससे खर्चे से बनाया था, और करके। तो आपको लगता है कि ये जो इनका कैंपेन है, क्योंकि बहुत पैसा कैंपेन में बहुत पैसा खर्च हुआ है, और सिर्फ 6 महीने का जो बजटरी प्रोविजन था पब्लिसिटी का, और सूचना विभाग जो पब्लिसिटी करता है, वो पब्लिसिटी आपको मालूम है मुख्यमंत्री की पब्लिसिटी होती है, इतना अनप्रेसिडेंटेड है, 650 करोड़ रुपया 6 महीने के लिए। बताइए, तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने 10 से 15 हजार करोड़ रुपया तो खाली पब्लिसिटी में 5 साल में खर्च किया है। अगर यही रुपया इन्होंने अस्पताल खोलने में डलवा दिया होता, ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाने में डलवा दिया होता, तो कोरोना में जो कहते हैं कोई मरा नहीं, वो तो कह रहे हैं ऑक्सीजन कभी से कोई मरा ही, तो असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है। हास्यास्पद चीज है, कोरोना में कोई मरा नहीं, तो जिनको जलाया जा रहा था, जो पर्दा डाल रहे थे ये कि दिखे ना लाशें, तो वो किसकी थी? गंगा नदी में बहाना पड़ा, लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिली, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। इतने लोग मरे हैं इसमें कोरोना में, और सिर्फ गैस की वजह से, और उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाई, उनको डॉक्टर नहीं मिल पाए, उनको नर्सेज नहीं मिल पाए, उनको हॉस्पिटल नहीं मिले। तो ये सारा का सारा जो है जिम्मेदारी तो इनको उठानी ही पड़ेगी। तो इससे नहीं लगता आपको कि जो इवन प्रधानमंत्री ने, मतलब ये हालात आपने भी देखे, हमने भी देखे कोरोना के, प्रधानमंत्री ने यूपी के कोरोना मैनेजमेंट को कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड। अब अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड इस तो खैर है कि इतने लोग मरे, पूरी दुनिया में कभी नहीं मरे होंगे, और इतने लोगों की दवाई की वजह से ना हो, और इसलिए तो अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है। अदरवाइज पैसा, लाखों करोड़ रुपया आपने बजट में लिया, आपने सभी जगह से पैसा लिया, आपने एमपीज और एमएलएस का पैसा लिया, और आपने एक फंड भी क्रिएट किया, और आपने कहा कि हम इसका हिसाब भी नहीं देंगे कि कहाँ जा रहा, हाँ हम उसका हिसाब भी नहीं देंगे, वो भी हम इसको सीक्रेट रखेंगे। तो अनप्रेसिडेंटेड, तो इस पूरे मसले में हर चीज़ अनप्रेसिडेंटेड थी।
लेकिन ये पब्लिक तो समझ रही है ना, जिसके लोग मर गए, जिसके परिवार खाली हो गए, जिसके बच्चे अनाथ हो गए और जिनको बसें, उनका मानना ये है कि ये जो फ्री में बांट रहे हैं सामान, इससे ये लोग सब भूल जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही तो देखिए, अब सोच में फ़र्क आ गया, अब लोग समझ गए, ना लोग मंदिर मस्जिद, ना लोग हिंदू मुस्लिम, और ना लोग इसमें फ्री बाइज में कि तुम लाभार्थी बन गए हो, अब तो तुम हमारे बंधुआ मजदूर हो गए हो। ये बड़ी गलतफहमी है। 4000 के मोबाइल फ़ोन जो पकड़ा रहे हैं और सोचते हैं कि बेरोजगार, जिसको कि इन्होंने कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और नौकरी देने की जगह नौकरी लेने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में नौकरियां क्यों जा रही हैं? बहन जी ने तो आकर के लगभग 23 लाख लोगों को नौकरी दी थी। कहाँ से दी थी? ऐसे ही दे दी थी। आप इमेजिन करिए कि जहाँ 23 लाख सरकारी नौकरियां हुई थी, क्योंकि पुराना बैकलॉग अभी फिर रख लिया इन्होंने उठा करके। वो देते नहीं है, अपना सिलेक्शन करते हैं, पर्चा आउट करा देते हैं, और क्योंकि देना ही नहीं, कहते हैं हम तनख्वाह कहाँ से देंगे। इनका ये फंडा है। आप देखिए, आपने कभी इमेजिन करिए, सोचिएगा इस पे गंभीरता से कि उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल की नौकरियां कहाँ, किस विभाग में आती हैं? जो सचिवालय है, इसमें तो कोई रिटायर जो होगा उसकी एक आदमी की होगी, वो भी भर नहीं रहे, और कहाँ पर मिलेगी? सरकारी विभागों में भी यही हो रहा, जो रिटायर होगा। लेकिन मिलती कहाँ थी? PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल निगम, नगर निगम, नगर पालिका, ये जितनी संस्थानें थीं, इस तरह की संस्थाओं में लाखों की संख्या में लोग नौकरी पाते थे। बिजली घर, इन सबको आपने प्राइवेट कर दिया और ठेकेदारी में दे दिया। बहन जी के मेथड में क्या था कि हम इसमें क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, अब उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ, तो अब वो कहते हैं, वो तो डंके की चोट में कहते हैं भाई, हमने अगर हजारों करोड़ रुपया इनसे लिया है तो हमारी भी देनदारी बनती है, और देनदारी बनेगी। नहीं तो हम ये जो आज 100 हेलीकॉप्टर ये उतार रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 550 बीजेपी और 550 गाड़ियों का तो इन्होंने यहीं से फीता काटा था कि जो वैन्स निकाली थी, प्रचार वैन जिसमें टेलीविजन लगा है और सब लगा है, पूरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगी। तो आखिर जिससे पैसा लेके ये दिया है तो उसको अदा भी तो करना पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में एक चीज़ है जो कि बहन जी हर वक्त कहती हैं, और उसमें डंके की चोट में ओपनली कहती हैं और खुल के कहती हैं कि हमारी पार्टी अपने पार्टी के लोगों से पैसा लेती है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे साहब पैसा लिया, हमारी पार्टी के लोगों से, वर्कर्स से, इनसे जो भी चंदा होता है उससे हम चलाते हैं। हम किसी भी उद्योगपति से एक नया पैसा नहीं लेते। हमारे अकाउंट्स हैं और वो लोग बार बार देखते हैं, कहते हैं इसमें एक नया पैसा नहीं आया। लेकिन भाजपा का जो कैंपेन है वो सारा इस पे है कि सबसे भ्रष्ट सरकार मायावती की थी। वो अखिलेश यादव पे कहते हैं कि साहब जितने भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाया उन्होंने बढ़ाया। कांग्रेस को तो खैर अब कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं राम राज्य उन्हीं के राज्य में आया। देखिए, मैंने क्या कहा, सीता का नाम तो लेते ही हैं, और राम का नाम भी किस लिए लेते हैं? खाली वोट मांगने के लिए, और या किसी को धमकी देनी होती है। हम लोग पूजा करने के लिए लेते हैं, धमकी देने के लिए लेते हैं। हाँ, धमकी देने के लिए लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा पहले जब किसी को एड्रेस करा जाता था हिंदू संस्कृति में, तो सियापति रामचंद्र की जय, अब वो सियापति रामचंद्र जय, और दूसरा हम लोग जय सीताराम कहते हैं, जिससे भी मिलते थे आपस में। आज भी हम गांव में जाते हैं, जय सीताराम, सीताराम या जय सीताराम या सीताराम। सीता अलग हो गई, सीता अलग। हम लोगों ने जरूर बिठूर जाइए कभी, देखिए जहाँ सीता जी रही थी आके लव कुश के साथ में, और वाल्मीकि, हम लोगों ने वहाँ 150 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा बिठूर का समग्र विकास किया था। पूरा विकास, एक एक चीज वहाँ की, पंकी का मंदिर से लेकर के और बिठूर तक हम लोगों ने पूरा विकास किया था, समग्र विकास। वो मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमको याद है। और हम लोगों ने वहाँ के, हम लोगों ने अयोध्या आप जाके देखिए, हम तो जो देख के आए वही मिला हमको जो हमने पहले किया था। वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने का काम हमने किया था, वहाँ की सड़कों में सीवर लाइन डलवाने का काम किया था, सड़क चौड़ी करने का काम, सरयू नदी का तट ठीक किया था। उतना ही मिला हमको उस 23 जुलाई जो हम गए थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिला। अरे साहब, वो तो यहाँ तक हम अयोध्या गए थे तो वहाँ पे लोगों को ये इम्प्रेशन है, जिन्होंने देखा नहीं, कि अगर योगी जी नहीं होते तो राम की पेड़ी नहीं होती। हमने उनको बताया कि ये तो सन 85 में बन गई थी, बताइए, तो वो कहने लगे कि नहीं ये तो योगी जी ने बनवाई है। देखिए, अब तो वो कहते हैं दिवाली पहले बनी नहीं। अब तो वहां भी खुलासा हो गया, जब से हमने कहना शुरू किया था कि कम से कम चाइना के दीपक तो मत जलाओ, यहाँ के कुम्हारों के जलाओ। तो अब की बार वो अनाउंस कर रहे थे कि अब की बार जो दीपक हम जला रहे हैं वो यहीं के कुम्हारों के बनाए हुए दीपक हैं। अरे अच्छा, इसके पहले हरदम
चाइना से दीपक आते थे और जलते थे, तो हमने हर बार ये अपनी मीटिंग में अपने कहा कि भाई आप चाइना के तो बंद कर दो, पार्लियामेंट में भी कहा चाइना के तो बंद कर दो, तो अब की बार कहना पड़ा उनको नहीं ये यहाँ के कुम्हारों के हैं। तो आपने देखा ना कि अब की बार जो वहाँ के महंत हैं अयोध्या मंदिर के, राम मंदिर के, उनको भी तो कहना पड़ गया अब की बार, जब ये इन्होंने कहा कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले कहा कि हम मथुरा से लड़ेंगे, श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़ लिया कि भाई बहुत हो गया यहाँ धरना हो। फिर ये रामचंद्र जी के पास गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि जाओ, तो ये वापस गोरखपुर चले गए। अब उसके बाद वहाँ के महंत से पूछा गया कि आप बताइए ये क्यों चले गए और इन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? बोले चुनाव लड़ते तो हार जाते। यहाँ का पूरा हर व्यक्ति तो नाराज़ है, लोगों की ज़मीनें कब्जा हो गई, लोगों को पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, उसमें लूट खसोट हो गई, मंदिर के नाम पे तो कुछ था नहीं। 23 जुलाई को जब हमने ललकारा जाके वहाँ, हमने कहा कि भाई कहाँ है राम मंदिर, हम तो दर्शन करने आए, 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। तो तब हमने देखा जाके, तो हमने कहा यहाँ तो न्यू तो छोड़िए, न्यू में पहला फड़वा भी नहीं पड़ा, और जो 5 ईंटें रखी थी आपने 1-1.5 साल पहले, वो भी सरयू नदी में बहा दी, तो कहाँ है? तो कभी तो आप शुरू करोगे। तब अगले दिन योगी जी गए थे वहाँ पर, अगले ही दिन, और जा करके कुछ मजदूर लेके गए थे और कहा था कि मीडिया को बुलाओ और जेसीबी लगा के यहाँ खोदते हुए फोटो खिंचवाओ। तो आपको लगता नहीं है कि इनको कोई राम से भी रियल सेंस में आज लेना देना है? कुछ नहीं है, कतई नहीं है। अगर राम से होता लेना देना तो अब तक मंदिर खड़ा हो जाता। आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर स्मारक देखा आपने, आप तो गए डॉक्टर अंबेडकर पार्क, पूरी दुनिया में अपने आप में एक अकेला ऐसा स्मारक है जो इतने भव्य, इतना बड़ा, जहाँ वो बात दूसरी, आज वहाँ सब लोग आते हैं, फिल्में शूटिंग होती हैं और हज़ारों करोड़ का रोज़ का पैसा इकट्ठा होता है, जो लोग आते हैं पर्यटक। लेकिन कितने दिन में बना? 1.5 साल में, जिस दिन से शुरू किया गया 1.5 साल के अंदर उसको बना करके और पब्लिक को दे दिया गया हम लोगों की सरकार में। तो अगर चाहते तो मंदिर कब कब बन चुका होता। इतना बड़ा, वो तो इसका बहुत ही एक छोटा हिस्सा बना रहे हैं। कौन सा नक्शा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो भी नहीं मालूम। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर पार्क को देखें तो उसका एक कोने में कोई हिस्सा है, उतना बड़ा ये मंदिर बनाने की डिजाइन जो पब्लिक को दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और ये अपनी पब्लिसिटी के जरिए से कि यही कि हिंदू के से रिलेटेड हर चीज का रक्षा किया ही है और यही कर रहे हैं और उसी नाम पे वोट एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए अब उसमें आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में? नहीं, इस इलेक्शन में हिंदू बहुत अच्छी तरह से इनको पहचान गया है। उसने ये भी देख लिया कि किस तरह से आपने अयोध्या में क्या किया है। अभी तक आपके पास पैसा तो ये तो है नहीं, आपने तो पैसा पूरी पब्लिक से कलेक्ट किया। जिस दिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था, आपके घर भी गए, हमारे यहाँ भी हर एक के घर में गए थे, पैसा चाहिए मंदिर बनाने के लिए। लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, जो आपने लाखों करोड़ पहले इकट्ठा किया इतने सालों में, वो कहाँ गया? फिर उसके बाद आपने बजट से निकालना शुरू कर दिया अयोध्या के नाम पे, मंदिर के नाम पे। तो ये सारा रुपया कहाँ गया? आपने शुरुआत तो कुछ भी नहीं की। तो इसके मतलब लोगों को आज ये लग गया है, हिंदुओं को, कि ये आस्था का खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान के नाम का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको वोट की एक वस्तु बना करके और लोगों के सामने वोट के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और कोई इन्होंने मुकदमा का निर्णय इन्होंने तो करा नहीं, न कराया। ये चाहते तो पार्लियामेंट में एक्ट पास कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन ये भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, तो इनकी वो भी देन नहीं है। तो अब की बात जो है उसको, लेकिन लोग ये सम्मान कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये जजमेंट नहीं आता, चाहे किन्हीं कारणों से कहते हो, लेकिन ये लोग मानते हैं। जब यहाँ पर हाईकोर्ट का जजमेंट आया तब तो ये नहीं थे, तब तो नहीं थे। तो फिर तो हाईकोर्ट का जजमेंट ही तो सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके अफर्म हुआ विद सम मॉडिफिकेशंस। तो इनका इसमें क्या है? तो इसमें तो सिवाय, लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड करने में इनको मार था। इस बात के, ये सही आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से कि हर चीज को जो दूसरे की चीज भी हो उसको भी अपनी ले लो और ले करके। अब जैसे ये बताइए भाई, आप लोगों के टाइम में भी पल्स पोलियो होता था, ये सब वैक्सीन लगती थी, लेकिन कभी पहले किसी गवर्नमेंट में ये नहीं देखा हमने कि धन्यवाद मोदी जी वैक्सीन मुफ्त। क्या कभी वैक्सीन आपकी याददाश्त में कभी बेची गई है? कभी, नेवर नेवर नेवर। और हमेशा लगी है, हर एक को लगी ये। और फ्री, सरकारें फ्री लगाती हैं। सरकार में फ्री होती थी, फ्री अभी भी लगती है, पहले भी लगती थी और 20 वर्षों से फ्री लग रही है। तो ये क्या एहसान डालना चाहते हैं? ये पब्लिक को एहसास देना कि हम तुमको 5 किलो खाना दे रहे हैं, हमारा एहसान मानो। जिंदा हो, हमारा एहसान मानो। हम तुमसे अभी इस समय तक, आगे क्या करेंगे नहीं, अभी इस समय जो हवा तुम सांस ले रहे हो उसका किराया नहीं ले रही है। अगला आइटम ये भी हो सकता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट दे दें कि आप आदमी का कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी ऑक्सीजन वो लेता है 24 घंटे में, उस हिसाब से आपके पास बिल आ जाएगा।
क्योंकि भाई हम तो आपको और फिर कहेंगे मुफ्त कर रहे हैं, फिर कह देंगे देखिए हमने इतना मुफ्त कर दिया और अब आपको हम फ्री जिंदा रहने की ताकत दे रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, जो कि आप तो क्या आपकी पार्टी इस इलेक्शन में इन सारे इश्यूज को लेके चल रही है? बिल्कुल बहन और जी, आपको क्या लगता है कि आप इनको उखाड़ने में कितने बहन जी कारगर होंगे आपकी पार्टी? हमारी रैली छोड़ दीजिए, हमने तो ये सारी बातें आपसे कर रहे हैं वही आपसे दोबारा कही हैं, लेकिन जो हमने पिछले 8 महीने में कही हैं, बहन जी की जितनी रैलीज हैं उसमें भी वो यही बात कर रही हैं, वो यही कह रही हैं। इसके साथ में वो बात दूसरी कि समाजवादी पार्टी का क्या है कि वो तो सबको मालूम है कि वो आते ही क्या होता है, उनकी सरकार आते ही मंच से ही शुरू हुआ था, जब ओथ ले रहे थे तभी शुरू हो गया था मंच में उछल कूद और मारपीट। और हम लोगों का तो कहना ही है कि समाजवादी पार्टी जैसे ही आती है तो वैसे ही गुंडा राज आ जाता है, माफिया, गुंडा, फिरौती, डकैती, लूटमार, दंगे फसाद, 134 दंगे जिस सरकार में हो जाएं, उधर दंगा हो रहा है, उधर सफाई में आप ऐश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि आपकी सोच पब्लिक के प्रति कैसी है। बहन जी उनको देखती हैं जो बिल्कुल नीचे निचला तबका है, जो निचले तबके में कास्ट की बेसिस में नहीं, निचला तबका गरीबी के हिसाब से। आप देखिए कि हम लोगों की सरकार में 2 कमरे के मुफ्त मकान दिए गए। ये लोग जाते हैं झोपड़ी में जा करके खाना खाते हैं चुनाव के पहले और दिखाते हैं खाना ले। अब तो कई 2-3 लाख रुपए का वही घर जो आपके टाइम में फ्री दिया गया था, शायद नहीं 4 लाख। नहीं अब तो ले रहे हैं, बस सब्सिडाइज कहते हैं हम दे रहे हैं आपको। और हम लोगों ने खाली इतना ही फर्क था, बहन जी झोपड़ी में नहीं गई, झोपड़ियों में नहीं गई, बल्कि झोपड़ी वालों को बाहर निकाला और निकाल करके उनको मुफ्त फ्री में 1 कमरा नहीं 2-2 कमरे के मकान और लाखों की संख्या में दिए। कई लाख जो थे आधे पड़े हुए लटके हुए अभी भी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने रोक दिए थे, इन्होंने भी रोक दिए क्योंकि ये पैसा लेके दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत हम लोगों का मानवर काशीराम जी के योजना के तहत था और मुफ्त मकान देने की बात थी महिलाओं को। ये जो पैसा भी देते हैं उसमें अगर आपके पास जमीन है, अब जिसके बेचारे के पास जमीन होगी तो वही वाली बात, नहीं तो वरना नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते थे जिसके पास कुछ नहीं, जमीन भी नहीं है, नहीं तो ये जो तो ये बातें आपके कैंपेन में क्यों नहीं सुनने को आती हैं? जो बीजेपी, क्योंकि आज बीजेपी रूल कर रही है, समाजवादी पार्टी में बहुत कमियां थी सबने देखा है, लेकिन आज क्योंकि बीजेपी रूल कर रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो कंटेंडर्स हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट ही बातें करेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों इंप्रेशन हो गया है कि बसपा ज्यादा अटैक नहीं करती है? ये इंप्रेशन अब ये ऐसा है ना, देखिए अब बहन जी चल रही हैं, बहन जी अभी रैली कर रही हैं, आप 7 से ज़्यादा कर चुकी हैं, इसके पहले 2 बड़ी कर चुकी हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या फैलाया गया? बहन जी कहाँ हैं, बहन जी क्यों नहीं निकल रही हैं, बहन जी का मतलब ये एक तरीका निकाला है खाली। इसी तरह से बहन जी बी टीम, सी टीम, अरे बी टीम हम जब पहले कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे तो यही आरोप लगाते थे ये बीजेपी वाले कि आप उनकी बी टीम है, क्योंकि हम उनको पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे थे। इनको हमने सपोर्ट किया कुछ चीज़ों में तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया बी टीम। लेकिन हमारी पार्टी ना किसी की ए टीम ना किसी की बी टीम, हमारा इंडिपेंडेंट एक्शन। नहीं, लोगों में ये भी बात फैलाई गई कि बहन जी को डरा रखा है ये भी ईडी और सीबीआई। देखिए आपको हम इसका भी, आपको तो कम से कम क्लियर हम बता ही दें, हम सबको बता चुके हैं कि ये सबसे ज़्यादा गलत बात अगर कोई कही जाती है वो ये कही जाती है क्योंकि भाई बहन जी के पास बहुत दौलत है और उनको इसलिए उनको पीछे पड़ी रहती है। बहन जी के सामने, बहन जी के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने जब उनके दबाव में नहीं आई थी और सरकार छोड़ दी थी उन्होंने, तो उसके बाद सीबीआई और सारी एजेंसीज को लगा करके इन्होंने रेड किया था। जो इनका स्टाइल है ये करते हैं। उन्होंने एक जगह नहीं किया था, 1 दर्जन जगह किया था, किसी को नहीं छोड़ा, नातेदार रिश्तेदारों किसी को नहीं छोड़ा था। और उसके बाद लेकिन बहन जी दबाव, लेकिन आपके पीछे तो नहीं पड़ी। नहीं हमारे पीछे पड़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ा? मतलब घर वालों के, इनकी फैमिली मेंबर्स को इन्होंने उस समय सबको फैमिली मेंबर्स को इन्होंने करा और सोचा कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में करने, पूरे जगह दिल्ली से ले सब करने के बाद 5 लाख रुपए इनको एक जगह मिले थे दराज में, वहाँ पर हुमायूं रोड के ऑफिस की ड्रॉर में। वो भी मानवर काशीराम जी आईसीयू में भर्ती थे बत्रा हॉस्पिटल में, तो बत्रा हॉस्पिटल का 5.5 लाख का बिल उसके साथ रैप था, जिसका कि पेमेंट अगले दिन हॉस्पिटल में होना था। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि सब जगह पता लगा लिया, कहीं नहीं मिला, आपस में टेलीफोनिक कॉल कर ली,
तब इनको इंस्ट्रक्शंस आए मेरे सामने, मैं भी मौजूद था, कि जो 5 लाख हैं वो मत छोड़ो, उनको तो कम से कम रिकवरी दिखा दो कि कुछ तो दिखे कि रिकवरी हुई। और उसके बाद आप देखिए, राइट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप टू हाई कोर्ट, अप टू सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक, इन्होंने लगभग 101 मुकदमे इनके और इनके परिवार के ऊपर किए, और कांग्रेस ने उसको फॉलो किया। तो अभी भी तलवार लटकी हुई, अभी भी नहीं, सुन तो लीजिए, कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, कांग्रेस जब थी, लेकिन हम लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अप टू सुप्रीम कोर्ट हम लोग जीते हैं। एक नए पैसे का भी मामला आज के रोज बहन जी के ऊपर पेंडिंग नहीं, नॉट इवन अ सिंगल नया पैसा। जो लोग ये बात कह देते हैं ना अचानक, अरे उनके जैसे बीजेपी वाला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार था, तो कहां गया पैसा? नहीं तो उनके भाई के खिलाफ तो केसेस अभी भी चल रहे हैं, आज की डेट में कोई केस नहीं, रोज कोई मामला नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, सब में क्लीन चिट है, और हर मामले में क्लीन चिट यहां से लेकर। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ने तो क्वेश्चन किया प्रोसीडिंग, मतलब सीबीआई और उसका कोई तलवार नहीं लटकी हुई है कहीं नहीं। तो इसलिए हम लोग तभी तो, नहीं तो खुल करके हम लोग कैसे, आप देख तो रहे हैं कि बहन जी भी ऐसे भी अगर तलवार लटका भी लेते तो बहन जी उनमें से तो है नहीं, तलवार लटकाने के बाद तो वो और तगड़ा रिएक्ट करती हैं, वो तो और उनका बड़ा रिएक्शन होता है। उन्होंने 2003 में करके दिखा तो दिया था रिएक्शन, और 7 में सरकार बना ली, जबकि इनकी पूरी कोशिश उस समय चल रही थी, पूरे हर जगह हर मामले हर स्टेज में मुकदमा लगा रखा। तो आज की डेट में क्या ये आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बनाने के आसपास है बहुजन समाज पार्टी? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज आप पता लगा लीजिए, इंटरनली आपको खबर मिल जाएगी। हम लोगों ने तो अपने लोगों से सबसे पता लगा ही लिया ग्राउंड लेवल, लेकिन हम कहेंगे तो लगेगा कि हम तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अब की बार हर जगह देखिए, जो दलित वोट था 100% इंटैक्ट हो, 100%। अब 1% दलित में भी ये माना जाता है कि सिर्फ जाट वोट बहन जी के पास बचा है, बाकी लोग। आप देखिएगा अब की बार शॉकिंग लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि अब की बार दलित समाज के सारी कास्ट जितनी भी हैं, वो सब के सब यूनाइट होकर के और इकट्ठा होकर के, अब की बार 1% वोट भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि कौन सा है जो छटका है। और उसके साथ में ब्राह्मण समाज, उसके साथ में बैकवर्ड समाज जो उनके साथ रहते ही रहता है जितना जो भी है, उसके साथ में माइनॉरिटी का जहां जहां पर, मतलब सतीश भाई आपका कहने का मतलब है कि किसी तरीके का वोट का इरोजन नहीं हुआ है बहन जी का, ये कैसे कोई मान ले? इरोजन तो कभी नहीं हुआ। 22% जब हम लोग वर्स्ट कंडीशन लोग बताते हैं कि 19 सीटें आई, उनकी 47 आई, हमारे भी हमसे कम थे उनका परसेंटेज समाजवादी पार्टी का। हमारा वोट एरोड नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट 22 हमसे कम था 2017 में, हमारा उनसे ज्यादा, सीटें उनकी ज्यादा थी। वो क्यों थी? हम लोग कहीं थोड़ी वोट से हार गए, 100-150 सीटें, बहुत थोड़े थोड़े वोट। वो आपके यहाँ जब तक एडिशनल वोट ना आए तब तक सीट में कन्वर्ट नहीं करता चीज है। लेकिन हम लोग देखिए 2012 में भी हम लोग 26% के ऊपर रहे, वो 29% करीब रहे, हम 26% के ऊपर रहे। हमारा वोट 19 में भी वही रहा, 14 में भी वही रहा। 14 में जबकि 0 सीटें थी पूरे कंट्री में, और हम लोगों की पार्लियामेंट में तब भी हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए, 2.62 करोड़ वोट पा करके, 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री। तो वोट कभी हमारा कम नहीं हुआ। अब की बार ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है, जो फर्स्ट 2 राउंड्स की क्योंकि आपने बात करी, तो ये एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त गया है सपा की तरफ, बसपा और ओवैसी की तरफ नहीं गया, बिकॉज उनको ये समझा जा रहा था कि वो वोट काटने के लिए है। देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, ये एक इंप्रेशन क्रिएट, बहुत बड़ी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी से तो इस कदर मुस्लिम जो वेस्टर्न यूपी का है वो डिसग्रंटल्ड है, दुखी है। उनको यूज़ किया पहले उन्होंने चुनाव के पहले दिखाने के लिए, उसके बाद उनको किनारे कर दिया, साइड में कर दिया, और जिसकी वजह से आपने देखा कितनी तोड़फोड़ भी हुई, सब कुछ हुआ। उनके लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, कितने हज़ारों की संख्या में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी मीटिंगों में ज्वाइन किया आकर के मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं ने, और उनके एक्स MLAs ने ज्वाइन किया। और हमारी जो उससे लड़ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, और अपने ही नहीं, वो अपने आसपास सभी लोगों की सीटों में भी मदद कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि अब की बार जब वोट खुलेगा तो बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे, स्पेशली मीडिया को। आपको काफी उम्मीद है इस बात की? बिल्कुल। लोग ये जो एक ये भी हवा फैलाई जाती है कि क्योंकि BSP में टिकट का प्राइस होता है, तो इसलिए कैंडिडेट तो नहीं देखा जाता,
वोट तो मिलता है बहन जी के नाम पे, तो कैंडिडेट्स ऐसे ही जहां से भी जिसने भी जो हार जाता है बाद में, या जो पार्टी से निकाल दिया जाता है, या जो पार्टी से गलत एक्टिविटीज़ की वजह से बाहर कर दिया था, दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है, उसके बाद ऐसे भी वो ज़ीरो हो जाता है, वो निकल करके इस तरह की बातें करते हैं। अब आज के रोज़ चर्चा चल रही कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी टिकट बिकी हैं वो तो बहुत बड़ा अमाउंट लेके बिकी। समाजवादी पार्टी में जो लोग एक दूसरे अब गालियां बक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम उतना पैसा नहीं दे पाए जितना ये आउटसाइडर ने आके दे दिया और टिकट लेके चला गया, हम 20 साल से। उसमें सतीश भाई ये भी कहा जा रहा है कि ये सब आदतें बसपा से सीखी हैं इन लोगों ने। तो अब उन्होंने अगर सीख ली हैं तो कम से कम अब उनको ये बोलना तो नहीं चाहिए ना। लेकिन देखिए क्या है कि ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इतना फ्रीली अपना जिसको मन होता है वो अपना क्रिटिसाइज कर लेता है, कह लेता है, वो ये नहीं देखता। वही हमने कहा प्रेजुडिस्ड, जो शुरुआत में आपने एक सवाल किया था, प्रेजुडिसेस जो हैं अभी भी खत्म नहीं हो पा रहे। इसी वजह से आपको लगता है कि इस इलेक्शन में इसको वो नहीं मान रहे हैं कि प्लेयर है, बट आपको उम्मीद है कि बिल्कुल सरकार अब की बार, हमने आपको याद होगा आपसे मैंने 2007 के पहले कहा था, थोड़ा आप भी सरप्राइज थे, और तब एक कोई थे बड़े दयालु थी एक एजेंसी, उसने कहा था कि सबने 37 सीटें 35 सीटें बताई थी। एक कोई दयालु थी उसने कहा था नहीं 47 सीटें 47 आएंगी, 10 और आएंगी, और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। मैंने कहा था उस समय, तो आप भी विश्वास नहीं कर रहे थे। किसी के सपोर्ट के 100% अब की बार, और तभी तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ में, फुल मेजॉरिटी। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना निश्चित। चलिए, ये आपको पूरा विश्वास है, यकीन है, उम्मीद है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात जरूर मानते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जैसा सतीश मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस बार फिर से वापस आएगी बसपा पावर में, मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन क्या होता है ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। मीनवाइल ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और ये अब समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है इस पार्टी का, और आपका नहीं, लेकिन बसपा का रिवाइवल की जो आप बात कर रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि हाँ, आप में बात में दम है। अब देखें। नहीं बिल्कुल, आप देखिएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। जो बात हमने कही है वो 10 मार्च को आपको साकार होती दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।